आज के क्लास में हम 10th के त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे कि त्रिभुज में 10th में त्रिभुज में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए हम 8th में या 9th में त्रिभुज की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़ चुके हैं, और रह गई बात इसकी त्रिभुज के गुणधर्म, तो गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। 10th में त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 9 थ्योरम होगा। इसी चैप्टर में हमें थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, इसका विलोम, त्रिभुज की समरूपता का नियम, ये सब मिलेंगे। तो देखिए त्रिभुज चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें 2 शब्द बार बार आएगा, एक समरूप और एक सर्वांगसम। तो समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम किसे कहते हैं, ये पहले हम समझ लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे प्रमेय। प्रमेय पढ़ लेंगे, उसके बाद से सारी प्रश्नावली बनने लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जब हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें 2 शब्द समरूप और सर्वांगसम, आकृति के माने गुण हैं समरूप और सर्वांगसम, माने ये किस टाइप के आकृति को हम समरूप कहेंगे और किस टाइप के आकृति को हम सर्वांगसम कहेंगे, ये शब्द हमें बार बार आता रहेगा। और इसी चैप्टर में हमें समरूपता का नियम पढ़ना है। 10th में हमें त्रिभुज की समरूपता का नियम पढ़ना है और 9th में हम सर्वांगसम का नियम पढ़ चुके हैं जो 5 था, जिसमें से 4 थ्योरम था और एक अवधारणा था। तो इसमें समरूप पढ़ना है तो हम पहले समझ लेते हैं समरूप की आकृति क्या होती है और सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं। देखिए समरूप आकृति, अगर सर्वांगसम में देखिए, सर्वांगसम को जब हम खंडित करेंगे तो हो जाएगा सर्व, सर्व माने सभी, प्लस अंग, प्लस सम, सम माने होता है बराबर। तो जिन आकृति की सभी अंग बराबर हो, माने अगर कोण देखा जाए तो कोण भी बराबर हो, अगर आकृति में भुजा हो तो भुजा भी बराबर हो, अगर वृत्त है तो परिधि होता है, वृत्त है तो त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या बराबर हो, माने जिस आकृति की सभी अंग बराबर हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। जैसे अगर त्रिभुज देखते हैं, यह अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है और यह कोई त्रिभुज मान लीजिए डी ई एफ है, अगर यह बोल देगा कि ए बी सी त्रिभुज और डी ई एफ त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके सभी अंग बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, अर्थात सभी अंग, और भुजा भी बराबर होंगे, अर्थात ए बी बराबर डी ई हो जाएगा, ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा और बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा। इस तरह से होंगे, अर्थात क्या, इसमें कोण भी बराबर होंगे और भुजा की लंबाई भी बराबर होगी, अर्थात सभी अंग बराबर होंगे, अर्थात एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक ही दिखाई देगा। तो वैसी आकृतियां को हम सर्वांगसम कहते हैं, जो हम 9th में पूरी तरह से इसमें कौन कौन से कंडीशन होता है तो हम बोल देते हैं कि सर्वांगसम होता है। अब इसी के जैसा समरूप है, तो समरूप आकृतियां किसे कहेंगे। देखिए समरूप आकृतियां वैसी आकृति को कहते हैं, इसमें तो आकार और माप दोनों समान था। आकार मान जैसे कि यह त्रिभुज के आकार का है, यह जो चित्र है त्रिभुज के आकार का है, तो यह भी त्रिभुज के आकार का ही था, और माने माप देखा जाए तो कोण का माप भी बराबर था और भुजा की माप भी बराबर था। तो देखिए समरूप आकृतियां किसे कहेंगे, जिसमें केवल आकार समान हो, जैसे यह त्रिभुजाकार है तो दूसरा भी त्रिभुजाकार होना चाहिए, जिस तरह इसका आकार है उसी तरह से उसका, लेकिन माप बराबर हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है समरूप आकृतियां में। लेकिन सर्वांगसम में क्या है, आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए, लेकिन क्या वहीं समरूप में क्या है, माप का कोई वैल्यू नहीं है, वह बराबर भी हो सकता है बराबर नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए समरूप आकृति हम किसे कहेंगे, आकार, आकार माने शेप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यह वृत्त है तो दूसरा भी वृत्ताकार ही होना चाहिए, माने वृत्त के आकार का होना चाहिए, तो आकार सेम होना चाहिए। अब आकार सेम कैसे होगा तो ये हम देखेंगे। देखिए समरूप और सर्वांगसम में मात्र इतना ही अंतर है
अगर समानता देखा जाए तो आकार दोनों में सेम होता है, और अंतर देखा जाए तो इसमें माप बराबर होता है और इसमें माप के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि माप बराबर नहीं होता है। जैसे अगर देखिएगा समरूप आकृतियों की परिभाषा, तो उसमें दिया होगा कि जिन आकृतियों का आकार समान हो लेकिन माप अमाप बराबर नहीं हो। और आगे जब पढ़िएगा तो वहीं दिया हुआ है कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। अर्थात क्या, सर्वांगसम में क्या था, माप बराबर है और यह समरूप भी है। और ऊपर देखिएगा पहले परिभाषा में तो दिया हुआ है कि माप बराबर नहीं होता है। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें समरूप में माप का कोई वैल्यू नहीं होता है, वह बड़ा हो छोटा हो या कुछ भी हो। जैसे देखिए समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, अगर मान लीजिए यह छोटा सा त्रिभुज ले लिए, अगर इसको हम आवर्धित करें माने जूम करें, और यह एक ऐसा है, अगर इसको जूम करते हैं, इसको ढक लिया तो यह समरूप आकृतियाँ हैं। जैसे दो वृत्त लीजिएगा तो एक वृत्त को अगर छोटे वृत्त को बढ़ाते जाइएगा तो वह बड़े वृत्त के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर बहुभुज में देखेंगे तो यह मान लीजिए यह इस तरह से चतुर्भुज है और कोई चतुर्भुज इस तरह से हो, दोनों बढ़ाएंगे तो बराबर नहीं इसको पूरी तरह से ढक पाएगा, तो यह समरूप नहीं हो सकता है। अर्थात इसको पहचानने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो आकृतियां को बढ़ाने पर या घटाने पर अगर वह ढक ले दूसरी आकृति को तो हम उसे समरूप आकृतियां कह सकते हैं। और लेकिन जब ढक लेगा अर्थात जब बराबर हो जाएगा सभी अंग, तो वही सर्वांग सम हो जाएगा। तो देखिए समरूप को हम इस तरह से सूचित करते हैं, इस साइन द्वारा सूचित करते हैं, एक ही द्वारा। और सर्वांगसम को बराबर माने समरूप माने देखिए इसमें समरूप का भी चिन्ह आ जाएगा, अब बराबर माने माप बराबर भी हो और आकार समान भी हो। और इसमें क्या, इसमें केवल आकार से मतलब है, इसमें आकार केवल सेम रहेगा, इसमें केवल आकार सेम रहेगा और इसमें क्या रहेगा, आकार भी सेम रहेगा और माप भी सेम रहेगा। तो इसलिए इसमें बराबर का इस तरह से चिन्ह दे करके उस पर इस समरूप का चिन्ह दे देते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, देखिए अगर चिन्ह से ही देखा जाए तो यह बराबर इसमें नहीं आ रहा है और इसका जो चिन्ह है इसमें आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हम देखेंगे कि आकृतियां समरूप होने के लिए कौन कौन से कंडीशन होंगे। देखिए परिभाषा लिख दी है, समरूप आकृतियां किसे कहेंगे, जिसका आकार समान हो, लेकिन इसमें क्या है, माप में का कोई वैल्यू नहीं है कि बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और वहीं सर्वांगसम में क्या है, जिसका आकार समान हो लेकिन साथ ही माप भी बराबर होना चाहिए। अगर माप बराबर नहीं है तो वह समरूप हो जाएगा, आकार समान है तो समरूप हो जाएगा, आकार समान है और माप भी बराबर है तो वह सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसलिए यह हो जाता है कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होगी। क्यों, जिस समरूप आकृति का माप होगा माने भुजा की माप हो, भुजा वाला हो तो भुजा की माप हो, या वृत्त है तो जैसे त्रिज्या है तो अगर त्रिज्या बराबर हो तो क्या होगा, तभी वह सर्वांगसम होगा। तो यह लिख लीजिए। अब देखते हैं कि ये सर्वांगसम तो 9th में पढ़ना था और समरूप है जो 10th में पढ़ना है। तो हम इसको पढ़ते हैं कि समरूप होने के लिए कौन कौन से कंडीशन होंगे। देखिए अब समरूप आकृति होने के लिए शर्त कौन कौन से हैं। तो देखिए समरूप आकृति होने के जो शर्त हैं वो हम लिख दें, अब समझा दे रहे हैं। समरूप आकृति के शर्त क्या हैं, देखिए समान भुजा वाले बहुभुज, बहुभुज का अर्थ क्या होता है, एक से अधिक भुजा, जब एक से अधिक भुजा होगा तभी तो वह बहुभुज होंगे। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, ये सब बहुभुज है। मैंने त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, मैंने एक से अधिक भुजाएं। जिन आकृतियों में एक से अधिक भुजाएं होती हैं, आकृति तो एक से अधिक भुजा होने के बाद 2 से अधिक के बाद ही बनते हैं आकृति। तो बहुभुज, जिन बहुभुज में क्या क्या हो कि वह आकृति समरूप हो, तो उसके लिए 2 कंडीशन है। क्या है,
पहला नंबर, संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या, संगत का अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर दो चीज है तो अगर मान लीजिए यह दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज पर ही समझ लेते हैं, तो इसके संगत कोण कौन कौन से होंगे? संगत का अर्थ होता है जौन हमार तौने तोहार, माने जैसे कि इसका अगर शिखर वाला देख रहे हैं तो इसके ऊपर वाला ही देखेंगे, माने शिखर वाला ही देखेंगे। इसके बाएं वाला देखेंगे तो इसके भी बाएं वाला ही कोण देखेंगे। दाएं वाले की बात करेंगे तो इसका भी दाएं वाला ही होगा, तो इसे संगत कहते हैं। तो संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। किसके लिए? समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या है? संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं क्या, अगर बाएं का देख रहे हैं, यह देख रहे हैं तो इसका भी यह ही, अगर यह भुजा देख रहे हैं तो इसका देखेंगे तो यह भुजा क्या होना चाहिए? समानुपाती, अर्थात एक अनुपात में होना चाहिए। देखिए, एक अनुपात, एक अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे हम देख लीजिए 3/5 लिखा हुआ है और दूसरा अनुपात दिया है 4/7, तो यह एक अनुपात में है। इसका मान देखेंगे तो कुछ और आएगा, इसका मान कुछ और आएगा। एक अनुपात में होने के लिए क्या है, यहाँ 3/5 है तो यहाँ इसका गुणज अगर 6 है तो इसका यह इस तरह से हो जाएगा, अर्थात लास्टली कट करके आना चाहिए, एक आना चाहिए। अगर यहाँ ए बी सी, यहाँ डी ई एफ, अर्थात इसको अगर इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात अगर ये बोला जा रहा है कि त्रिभुज के भुजा समानुपाती हैं, अर्थात क्या होगा? ए बी बराबर ए बी बटे डी ई का जो अनुपात होगा वही अनुपात क्या होगा? ए सी बटे डी एफ का अनुपात होगा। बराबर मान लीजिए बी सी बटे ई एफ, माने इस तरह से होगा तो समानुपात कहेंगे। समानुपात में है, इसके भुजा का अनुपात अर्थात सेम है। इस तरह से क्या आ रहा है? बराबर का चिन्ह है तो बराबर है, तो अर्थात क्या है? इसके भुजा समानुपाती हैं। तो किसी भी बहुभुज के समरूप होने के दो कंडीशन है, क्या? एक संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरा नंबर संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वे आकृति समरूप है। अब त्रिभुज का देखेंगे तो 3 कोण होगा, 3 भुजा होगा। चतुर्भुज में देखेंगे तो 4 कोण होगा, 4 भुजा होगा। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? त्रिभुज भी समरूप होगा, चतुर्भुज भी समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज के समरूप के नियम देखेंगे तो त्रिभुज की समरूपता कहेंगे, चतुर्भुज के लिए देखेंगे तो चतुर्भुज की समरूपता कहेंगे। अब देखते हैं कुछ ऐसी आकृतियां होती है जो हर एक कंडीशन में समरूप हो जाएगी, उस पर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी, लेकिन वे आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये दोनों अप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए वैसे आकृतियों को देख लेते हैं और क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, समरूप के लिए क्या होना चाहिए? केवल बनावट, समरूप का आकार सेम होना चाहिए। आकार का अर्थ क्या होता है? बनावट, शेप, वो कैसे बना हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक वृत्त है, यह बड़ा वृत्त है, तो क्या मैंने वृत्त तो हमसे गोल नहीं हो रहा है, लगभग हो गया। यह मान लीजिए सभी वृत्त हैं, अगर इस वृत्त को बड़ा किया जाए तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो अर्थात क्या है? आकार सेम है। अगर वहीं देखा जाए इस तरह से एक त्रिभुज हो और एक इस तरह से त्रिभुज हो, यह माप में देखा जाए तो यह बड़ा है लेकिन यह छोटा है, लेकिन अगर आकार में देखा जाए तो समान है। इसको बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसको इस तरह से बढ़ाए, कुछ यहाँ तक ले गए, यहाँ तक आया, यह यहाँ तक बढ़ा, लेकिन इस तरह से अगर बढ़ाते जाएंगे तो इसको ढक पाएगा, अर्थात हो पाएगा। तो ये क्या है? समरूप नहीं हो पाएंगे। और वृत्त क्या है? वृत्त को अगर जैसे हम बॉल को देखा जाए, जो छोटा बॉल जो बॉलिंग क्रिकेट में देखते हैं, और वहीं उसी तरह गोला है वो, तो अगर वो छोटा सा गोला है जो हम लोग क्रिकेट में बॉल का उपयोग करते हैं, वहीं फुटबॉल को देखा जाए तो वो उस छोटे से गोले को अगर बढ़ाया जाए, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? फुटबॉल के जैसा हो जाएगा, अर्थात उसके बराबर हो जाएगा। तो वे भी क्या है? समरूप हैं।
तो इसी तरह से अगर किसी भी छोटे वृत्त को बढ़ाया जाए, अगर कोई बड़ा वृत्त है तो उसको घेर लेगा, बराबर में चला जाएगा, अर्थात क्या है, आकार समान है, तो वे क्या हो जाएंगे, वे समरूप होंगे। तो कुछ जैसे हम बोले थे ना कि कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो सभी समरूप होते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सभी वृत्त क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। और सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, माप भी बराबर होना चाहिए, माने आकार तो समान होना ही चाहिए लेकिन माप भी बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों वृत्त की बात करेंगे, इसकी और इसकी, तो ये इस आकार में बराबर हैं, आकार में समान हैं, लेकिन क्या माप में बराबर है, नहीं। इसकी त्रिज्या छोटी होगी, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। अगर त्रिज्या सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आकार में भी तुम में तो समान है ही वृत्त, लेकिन क्या वे माप में भी समान हो जाएंगे, अर्थात त्रिज्या का माप अगर समान हो जाएगा तो वे वृत्त क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, अर्थात सभी अंग बराबर हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि जैसे वृत्त हमने देख लिया कि सारे वृत्त क्या हैं, समरूप हैं, उसी तरह से त्रिभुज में भी है, चतुर्भुज में भी है। तो हम लोग देख लेते हैं, हमने पहले नंबर में क्या देखा कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, अर्थात छोटे वृत्त को बढ़ाएंगे तो वह बड़े वृत्त को कवर कर लेगा, पूरी तरह से कवर कर ले, तो अर्थात सभी वृत्त क्या हुए, समरूप हुए। एक नंबर में अब देखिए दूसरा नंबर, त्रिभुज में अगर देखा जाए, अगर यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज देखा जाए तो यह हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसका यह बराबर है, यह मान लीजिए 60 डिग्री का है। दूसरा देखा जाए, ये बराबर है, लेकिन यह क्या है, 30 डिग्री का है। तो ये सम क्या है, दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में जब हम देखते हैं तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर इसके समानुपाती लाएंगे, मान लीजिए बढ़ाते जाएंगे तो कवर कर पाएगा, ये तो हमारा 60 डिग्री पर आकर के बनेगा, अर्थात यह फैल जाएगा, पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा, यह उसके अंदर चला जाएगा। अगर भुजा बराबर करेंगे तो त्रिभुज अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होंगे, ये समरूप नहीं हो पाएंगे। क्यों, अगर वो कंडीशन का अप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण समान नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, तो उससे नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं देखा जाए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। आप ही सोचिए, इस त्रिभुज को अगर बढ़ाया जाए तो इसको ढक लेगा। अगर इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, यह यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह से बढ़ाएंगे तो देखिए इसको ढक लेगा, क्योंकि इसका संगत कोण बराबर होगा। क्यों, और समबाहु त्रिभुज की संगत कोण क्या, माने सभी कोण क्या होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो यह तो मापा हुआ है, यह भी 60 डिग्री होगा, यह भी 60 डिग्री, यह भी समबाहु त्रिभुज है तो यह भी 60 डिग्री का होगा, यह भी 60 डिग्री का होगा, यह भी 60 डिग्री का होगा। और समबाहु है तो तीनों भुजा बराबर है, तो इसमें भी वही अनुपात आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु, वो छोटा हो वाला हो समबाहु त्रिभुज या बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज हो, वे भी बराबर होते हैं। बराबर नहीं, समरूप। इसी तरह से चतुर्भुज में देखा जाए तो चतुर्भुज में वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग, सभी वर्ग समरूप होते हैं। देखिए
त्रिभुज 10th में जो समरूप पढ़ना था वो सब पढ़ लिए। अब हम लोग थ्योरम 9 थ्योरम है वह बारी बारी से कल से पढ़ेंगे। इस पर आपको प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और जो फंसेंगे वह ग्रुप में डाल दीजिएगा, वो या फेसबुक का ग्रुप हो या टेलीग्राम का ग्रुप हो, दोनों में किसी पर डाल दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।